स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कर रहे थे शीयर डायग्राम और बेंडिंग डायग्राम के स्टार्ट कर दिया था। अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, उसको समझाने में 1 घंटा लग गया था। तो शुरुआत में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम आपका कम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे हैं शीयर डायग्राम के, बेंडिंग डायग्राम के क्वेश्चंस अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे जो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखना। The bending moment M is constant over a length segment L of a beam. The bending moment M is constant over a length segment L of a beam. The shearing force will also be constant over this length and is given by, देखो ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं। वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और जिससे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अभी जैसे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फर्स्ट शीयर फोर्स डायग्राम, सेकंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर मैं आपसे शीयर फोर्स डायग्राम की बात करूं किसी भी बीम के, तो शीयर फोर्स डायग्राम क्या बताता है कि बीम के किसी भी सेक्शन पर शीयर फोर्स की वैल्यू क्या है। व्हाट इज शीयर फोर्स? ऐसा फोर्स जो बीम को काटने की कोशिश करे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ही आपके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना। द बेंडिंग मोमेंट M इज कांस्टेंट ओवर ए लेंथ। क्वेश्चन तो आपको मैंने अभी पढ़ के बता दिया, समझाया नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा सब। उससे पहले थोड़ा एसएमडी बीएमडी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। व्हाट इज शीयर फोर्स डायग्राम? बीम के किसी भी सेक्शन पर हम शीयर फोर्स को डिटरमाइन करते हैं, और जो शीयर फोर्स होता है वो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, जो भी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है उसकी वजह से सारे फोर्सेस का हम रिजल्टेंट लेंगे, कौन प्लस है कौन माइनस है, और उनका जो रिजल्टेंट है उस सेक्शन पे देखेंगे भाई कितना शीयर फोर्स की वैल्यू आ रही है। व्हाट इज शीयर फोर्स? जो फोर्स काटने की कोशिश करे। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? जो मूवमेंट बीम को बेंड करने की कोशिश करे। इसका भी सेम है। अगर मैं किसी सेक्शन पर, बीम के किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो वो क्या होता है? पहले होता है व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, जो बीम को बेंड करने की कोशिश करे। और ये बेंडिंग मोमेंट भी हम रिजल्टेंट मूवमेंट्स, जिस तरीके से हम इसमें रिजल्टेंट फोर्सेस लेते हैं उसी तरीके से बीम में जितने भी रिजल्टेंट मूवमेंट होंगे वो सारे रिजल्टेंट मूवमेंट का हम समेशन करते हैं, कौन प्लस है कौन माइनस है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको हम उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट बता देते हैं। और अगर हम बीम के अक्रॉस कोई डायग्राम प्लॉट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायग्राम। तो दैट मींस शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आपको चीज याद रखनी है, मान लो आपने कोई भी एक इक्वेशन बनाई, कोई भी इक्वेशन बनाई बेंडिंग मोमेंट की। आपकी एक इक्वेशन बनती है, कुछ भी इक्वेशन बनाई। अब आपको ध्यान रखना द रेट ऑफ, अब देखो हमने कोई भी इक्वेशन बनाई, जैसे मान लो किसी बीम पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई बीम है उस पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, उस पर यूनिफॉर्मली W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। तो अभी मैं आपको एक डायरेक्ट इक्वेशन बता रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे जैसे A B C सेंटर है और D कोई भी A और C के बीच में, तो अगर देखो फटाफट देखते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अभी, जैसे कि हमने अभी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करा है, अभी हमने एक ही क्वेश्चन कराया, वो क्वेश्चन लेंथी था, कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में मेरे को टाइम लग गया उसको बताने में। अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि यार क्या आपको इसकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आती है, आप बोलोगे हाँ सर। देखो W है, सिमेट्रिकल लोड है, तो और टोटल लोड क्या हो गया? इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लोड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूटीएल को अगर टोटल लोड में कन्वर्ट करना है तो जितनी भी लेंथ पे वो लगा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो W इंटू L, सर W इंटू L टोटल लोड हो गया। W इंटू L टोटल लोड है, टोटल लोड जो बीम पर लगा है। और हमने बोला था कि जब भी बीम पर सिमेट्रिकल लोड लगता है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटर आता है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो आएगी WL/2, और यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो आएगी WL/2। अब अगर मैं फटाफट अगर आपसे पूछूं D पर मुझे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चाहिए, तो क्या करोगे? यहाँ से लेके x ले लोगे। हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को फिर बताऊंगा। ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को हम फिर पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा, मेरे को एक इक्वेशन चाहिए। तो अगर आप इससे मैं सिंपल सी बात पूछूं कि अगर मैं D पर, मैं अभी थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, D पर अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चाहिए तो क्या आएगी? WL/2 इंटू x। कैसे आएगी वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। 60% बच्चों को इसकी इक्वेशन बनाने आती है, 40% को नहीं आती होगी, उनको मैं आगे बताऊंगा। अभी मुझे एक इक्वेशन चाहिए, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ WL/2 माइनस x माइनस WX इंटू x/2।
अब आप बोलोगे सर इक्वेशन कैसे ही मैं फ्यूचर में बताऊंगा, 60% बच्चों को पता है सरकारी की तैयारी जो कर रहे हैं, और जो बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट करके चल रहे हैं कि सर हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस आपके लेक्चर से सीखेंगे, उनके लिए मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला, अभी मेरे पास एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन थी क्या, WL/2 × x माइनस WX²/2, ये डी पर हमने x लिया, ये डी की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन। अब आप क्या करो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस डी मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, लेंथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखना क्या आ जाएगा ये WL/2 माइनस WX, WL/2 माइनस WX। अब आप ध्यान से देखना, हमने क्या करा, किसी भी बीम की एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाई, कैसे बनी फ्यूचर में बताऊंगा। वैसे ये बहुत बेसिक इक्वेशन है, बट मैंने आपको कमिटमेंट करा है कि आपको कुछ भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा फर्ज है कि ये बताऊंगा कि ये बनी कैसे। अभी कैसे बनी उस पर ध्यान नहीं देना कि बनी, जब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन आई। अब आपको ध्यान से देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। जब भी हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हमने क्या करा, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा। जब भी हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है कि हमारा एक इक्वेशन आई है, और जो डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन आई है उसको हम क्या बोलेंगे, शियर फोर्स की इक्वेशन। तो आपको याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। अगर हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शियर फोर्स मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास एक कॉल आ रहा है, मुझे उठाना अर्जेंट है, 2 मिनट का मुझे टाइम दो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा जब मुझे लगेगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। ठीक है, अगर हम बेंडिंग मोमेंट की अगर कोई भी इक्वेशन बनती है और अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें शियर फोर्स की इक्वेशन मिल जाती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। क्या है क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट m is constant over a length segment L of a beam। ये एक बीम है, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ आवाज आ रही होगी आपको सायरन की, इस टाइम तो चिड़ियों की आवाज आती है, मैं उत्तराखंड जाता हूँ तो चिड़िया की आवाज आती है, अभी सायरन की आती है, क्या करें यार। उत्तराखंड अच्छा स्टेट है, बढ़िया स्टेट है, घूमने जाओ पर। चलो आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला है कि इस पूरी बीम पर एक मोमेंट लगा हुआ है जो कांस्टेंट है, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमने क्या पढ़ा, द बेंडिंग मोमेंट। अब ध्यान से देखना, इसने बोला है कि बेंडिंग मोमेंट, इसने मोमेंट नहीं लिखा, ये एक सिंपल या एक सिंगल मोमेंट की बात नहीं कर रहा है, बोला कि थ्रू आउट बीम बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट है। हम मान के चलते हैं कि मान लो बीम है, ये इसका कुछ, ये देखो ये BMD है, यहां पर अगर मोमेंट m है, हमने BMD बनाया, कैसे बनेगा सब बताऊंगा, अभी बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। तो यहां पर भी m है, एक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर द स्लोप ऑन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगर हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप लिया तो वह इक्वल टू होता है शियर फोर्स। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स, और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर अगर आप BMD पर, किसी भी BMD पर अगर कोई स्लोप लेते हो, किसी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर अगर आप स्लोप लेते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है शियर फोर्स। अब बहुत सिंपल है, अब देखना, इसने बोला द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर ए लेंथ, ये लेंथ है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। अगर यहां पर m की मोमेंट की वैल्यू m है, यहां पर भी मोमेंट की वैल्यू m है, यहां पर भी मोमेंट की वैल्यू m है, यहां पर भी मोमेंट की वैल्यू m है। द शियर फोर्स विल आल्सो बी कांस्टेंट ओवर दिस लेंथ एंड इज गिवन बाय, अब देखो ध्यान से देखना, एक लाइन इंक्लाइंड है, हमने क्या बोला है, यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर भी वैल्यू है, यहां पर भी वैल्यू है, यहां पर भी वैल्यू है। अगर हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करें तो थ्रू आउट बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट है, और कोई भी अगर लाइन, अगर हम इस BMD की बात करें तो हम अगर कोई लाइन, ये मान लो लाइंस है ना, कांस्टेंट लाइन पर स्लोप हमेशा 0 होती है। ऑन कांस्टेंट लाइन कोई भी, अगर देखो ध्यान से देखना, अगर एक लाइन कांस्टेंट है आपकी, इस तरीके से कांस्टेंट, मतलब
यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, समझ मेरी बात, y की वैल्यू हर जगह सेम है। किसी भी कांस्टेंट लाइन पर हमने क्वेश्चन को तोड़ा, आप प्लीज ध्यान से देखना हमने क्या डिस्कस करा। सबसे पहले अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत काम आएंगे ज्यादा। किसी भी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, किसी भी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, शियर फोर्स। और अगर किसी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर अगर आप स्लोप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, शियर फोर्स। अब इसने बोला कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट पर हमेशा स्लोप जीरो होती है। और अगर स्लोप जीरो है, अगर स्लोप जीरो है तो शियर फोर्स भी किसके इक्वल होगा, जीरो। ध्यान रखना, कांस्टेंट वैल्यू पर स्लोप की वैल्यू, स्लोप का मतलब क्या होता है, जो चेंज है। भाई देखो, अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर y1 कुछ अलग है, यहाँ पर y2 कुछ अलग है, यहाँ पर y3 कुछ अलग है, यहाँ पर y4 कुछ अलग है, हर जगह y की वैल्यू अलग है। स्लोप तो तभी आएगी ना जब y की वैल्यू अलग होगी। अभी बोल रहे हैं कि y की वैल्यू तो सेम है। अगर y की मान लो, अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं y1 y2 y3 y4 को अगर इक्वल कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और इसका स्लोप क्या होती है आपकी, जीरो। ध्यान से देखना, तो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर अगर आप स्लोप बात करो तो स्लोप क्या होती है, जीरो। तो दैट मींस अगर स्लोप जीरो है तो आपका शियर फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। नन ऑफ द अबव मतलब जीरो। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा, धीरे धीरे मैं आपको सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो ही, बट आप देखिए तभी आपको मजा आएगा, वरना क्वेश्चन को मजा नहीं आएगा। और आप टेंशन ना लो, हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो सकता है कि आपको अभी 100% समझ में ना आया हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको आंसर अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट 60% क्वेश्चन आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। क्या, जो मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें शियर फोर्स मिल जाएगा। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है अगर उस पर हम स्लोप लेंगे तो जो स्लोप की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अब आप बोलोगे इतना काफी थी कॉन्सेप्ट, काफी, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जब तक मैं आपको एसएफटी बीम नहीं करा रहा हूं तो हमें उसको अगले क्वेश्चंस पर, अगले पेज पर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझाता हूं, फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, सिंपली सपोर्टेड बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब बिलीव नहीं करोगे, सारे मैं आपको एसएससी जे के आईवी क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे आईवी क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैंने आपको नए क्वेश्चंस कुछ इंट्रोड्यूस ही नहीं करे, अभी तो जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ये सारे क्वेश्चंस आपके नए क्वेश्चंस नहीं है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं। अभी तो मैं क्वेश्चंस अपने कौन से, अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर इसमें बीच में नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करूंगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, आपने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, इज सब्जेक्टेड टू अ कपल, इज सब्जेक्टेड टू अ कपल। अब कपल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अभी अगर हमने ये बात करी कि सर कौन कौन से लोड होते हैं, सर पॉइंट लोड होता है, किसी भी बीम पर अगर ऐसा लोड लगाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। किसी भी बीम पर अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कुछ इस तरीके से लोड लग रहा है तो हम इसको बोलते हैं यूटी। अगर यहाँ पर डब्ल्यू है, हर जगह लोड की इंटेंसिटी सेम है। तीसरा लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, कि मान लो यहाँ पर जो लोड है वो W=0 है और यहाँ पर जो लोड है वो W है। दैट मींस यहाँ पर वेरी हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम देखो पॉइंट लोड आपको बताइए W किलो न्यूटन, ये पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड होता है। दूसरा क्या होता है यूडीएल की, अगर एक एक मीटर पर W लग रहा है, यहाँ पर W लग रहा है, फिर अगले पर W लग रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो पहले वाली लेंथ पर है वही बाद वाली लेंथ पर। तीसरा लोड क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तीसरा लोड क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या है आपका, कि एक जगह पर तो जीरो है, एक साइड पर तो जीरो है, दूसरी जगह पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक बीम बना के दिखाता हूं। ये हमने बीम के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट, हमने बीम के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया। कोई भी मेंबर, एक बीम थी उसके ऊपर एक मेंबर खड़ा कर दिया। अब हमने क्या करा, इस ब्रैकेट पर यहां पर एक लोड लगाया W किलो न्यूटन। ध्यान से देखना तभी मजा आएगा, वरना इस क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। अगर आप इस चीज को ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखना, इस लोड को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से मिल रही है, कुछ भी हम मान लेते L1। अगर ये टोटल लेंथ L है तो ये आपका L1 है। हमने क्या करा, एक बीम है, बीम के ऊपर एक
एक छोटा सा मेंबर मान लो पेडेस्टल खड़ा कर, कुछ भी खड़ा कर दिया आपने, कोई पेडेस्टल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पेडेस्टल के या उस मेंबर के उसके हॉरिजॉन्टल, उस मेंबर के टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। तो अब इस बीम को अगर मैं चाहूं तो इस तरीके, अब देखो इस बीम को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है, आप बोलो यहां से मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है, आप बोलो मिल रही है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी L1। जब भी किसी लोड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, मूवमेंट। तो क्या होगा, इस बीम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इस बीम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि यहां पर W इंटू L1 बन गया एक मूवमेंट, और मूवमेंट का सिंबल ये रहेगा W इंटू L1। अगर आप देख सकते हो तो क्लॉकवाइज है, अगर आप देख सकते हो तो ये आपका क्लॉकवाइज है। अब क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखना, a simply supported beam is subjected to a couple somewhere in the span। कहीं पर भी हम सेंटर पे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने लिखा है अब सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल। देखो ये जो मूवमेंट है ना, ध्यान से देखोगे यार तभी समझ में आएगा। देखो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, अगर हमने इसको ध्यान से नहीं देखा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। दो तरीके से कपल होता है, एक तो या तो कोई ब्रैकेट कनेक्शन है तो उस पर मूवमेंट लग जाता है, या फिर ये कोई बीम है इस पे इस तरीके से फोर्स लगाए W W और इनके बीच की लेंथ क्या है L, इस तरीके से फोर्स लगते हैं बीम पर, तो ये भी क्या है, कपल में कन्वर्ट हो जाता है। कपल मतलब मूवमेंट, कपल मतलब मूवमेंट। देखो इस तरीके से लगा हुआ, ये कपल का मतलब तो ये होता है कि दो इक्वल फोर्सेस लगे। देखो दो तरीके से बीम पर मूवमेंट डेवलप हो सकता है कि बीम पर क्या है, कोई फोर्स नहीं होगा, बीम पर बस मूवमेंट होगा। या तो वो ब्रैकेट कनेक्शन हो तो ये वाला फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर दो डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लग रहा है बीम के ऊपर, ये बीम है आपकी, इसमें दो तरीके से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे W यहाँ पे W, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है L, तो वो मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो केसेस हो सकते हैं। जो कभी भी बीम पर लिखा हुआ आता है ना कि बीम पर मूवमेंट लग रहा है, कभी भी जो बीम पर लिखा हुआ आता है कि बीम पर मूवमेंट या कपल लग रहा है, तो मूवमेंट लगता है इस तरीके से और कपल लगता है इस तरीके से। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। समवेयर इन द स्पैन इट वुड प्रोड्यूस, अब इन्होंने लिख दिया क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। अब मेरे को नेक्स्ट पेज डाल दो, मेरे को एक मिनट एक सेकंड का टाइम दो, मैं इसको नेक्स्ट पेज ओपन कर रहा हूं। आपको मैं इस क्वेश्चन को फिर बता देता हूं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इज सब्जेक्टेड टू अ कपल। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। एक बीम है, उस पर एक कपल लगा हुआ है। अब उसने पूछ लिया कि उसका जो शीयर फोर्स डायग्राम होगा वो कैसा होगा, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा होगा। मुझे एक सेकंड टाइम में इसका नेक्स्ट पेज ओपन कर लूं, एक सेकंड रुकिए आप, ठीक है। ध्यान से आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हम एक बीम बना देते हैं, आपको एक बीम थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है। हमने एक बीम बना ली, देखो ध्यान से देखना, दो केस बता रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखना, ठीक है जी। ये हमने बीम बना लिया, इसके सपोर्ट्स लगा देते हैं। ये दोनों केसेस आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा, तभी इसको समझ में आएगा आपको। ध्यान से देखना, अब देखो ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने क्या करा, यहां पर देखोगे तो लाइक कुछ W W, एक बीम है, बीम के ऊपर एक मेंबर कनेक्टेड है, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं कपल। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर मैं इस बीम की बात करूं, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ब्रैकेट कनेक्शन पर फोर्स, ब्रैकेट कनेक्शन। ये फोर्स जो भी इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या करता है, एक मूवमेंट में, देखो ये W इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L1, तो ये क्या कर रहा है, फोर्स को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, फोर्स को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है, तो क्या करता है ये फोर्स एक कपल में मूवमेंट में कुछ इस तरीके से एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एक मूवमेंट में, और जो भी इसकी वैल्यू W इंटू L1 जो भी इसके बीच की वैल्यू है, ठीक है। यहीं पर अगर हम ब्रैकेट कनेक्शन देखें तो यहां पर भी एक W लग रहा है, यहां पर भी एक लेंथ देके रखी हुई है, तो ये वाला केस भी आपको क्या करता है,
W इंटू L1 क्या हो गया, मोमेंट बन गया। ये वाला भी आपका मोमेंट में, अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है ना, इसके भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमने क्या करा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट में, और व्हाट इज मोमेंट, W इंटू L1। अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, ये दो केसेस में मैंने आपको बताया किस तरीके से बीम पर मोमेंट लगता है। एक इस तरीके से बीम पर मोमेंट जहां पर कपल है, मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मोमेंट है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो फोर्स को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली हुई है, और जो बीम पर इस जगह पहुंचेगा वो आपका मोमेंट पहुंचेगा। अब आप ध्यान से देखना, इसने अब हमें क्या बोला कि भाई साहब एक बीम है आपके पास एक बीम है, मैं एक बीम बना देता हूं। अब ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन चालू करता हूं, अब मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, ठीक है। इस बीम पर अगर मैं चाहूं तो अगर मोमेंट अच्छे से बना के भी दिखा सकता हूं, बनाओ मोमेंट अच्छे से, देखो ध्यान से, इस बीम पर ध्यान से देखना, बना रहा हूं मोमेंट, ये देखो यहां से बना देंगे क्या है, इस बीम पर मोमेंट लग रहा है, और कैसे 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 मूवमेंट लग सकता है मैंने आपको बता दिया है ना, कैसे कैसे मूवमेंट लग सकता है मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे मूवमेंट लग सकता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक मूवमेंट लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट ठीक है, ठीक है, ये देखो इस बीम पर एक मूवमेंट लग रहा है, कैसे बना, अभी मूवमेंट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इसकी वैल्यू क्या है m, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर आएंगे रिएक्शंस R है, और यहां पर आएगी रिएक्शन R की। अब आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शंस क्यों आएंगे, रिएक्शंस तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये रिएक्शंस क्यों आएंगी, रिएक्शंस तो तब आती है ना जब बीम पर वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है। सर आपने बोला कि जब भी वर्टिकल फोर्स होगा तो वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे, यहां पर तो कोई वर्टिकल फोर्स हमें दिख नहीं रहा है, वर्टिकल फोर्स है, अगर आप देखोगे तो दोनों केस में फोर्सेस हैं। अब आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ही है। आपने किसी भी बीम पर इस तरीके से फोर्स लगाया, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीम में मान लो हम इसको भी भूल जाओ, आप इसको देखते हैं, आपने बीम पर इस तरीके से फोर्स लगाया, और अगर मैं बोलूं ये बीम किस तरीके से बैंड होगी, ये बीम किस तरीके से बैंड होगी, आप देखोगे अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन तो उठ जाएगा, और ये वाला पोर्शन देखो इस तरीके से लगाएंगे तो वाला पोर्शन तो उठेगा, और ये वाला पोर्शन आपका दब जाएगा। आप प्रैक्टिकल एनालिसिस करके देखो ना कि अगर ये बीम है और इस तरीके से मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो ये वाली साइड तो उठ रही है, और ये वाली साइड आपकी इस तरीके से बेंड हो रही है। आप ध्यान से देखना, जो ऊपर वाली शेप है वो है हॉगिंग, और जो नीचे वाली शेप है ये क्या आपकी सैगिंग। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। खुद एनालिसिस कर दो ना, हमें फोर्स लगाएंगे तो ये वाली साइड तो उठ जाएगी, और वाली साइड आपकी डाउनवर्ड हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता तो ये वाली साइड उठ जाती है, ये वाली साइड आपकी डाउनवर्ड हो जाती है। प्लीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन ही आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चुका है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, तभी आपको चीजें, प्लीज ध्यान से देखना, हम ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से बीम नीचे जा रही है तो इसका मतलब है यहां पर कोई ना कोई डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, और जब भी डाउनवर्ड फोर्स तो यहां पर रिएक्शन क्या आएगी, अपवर्ड। यहां पर बीम ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब है हम इमेजिन करें कि यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अपर। देखो यहाँ पर बीम अगर नीचे आई है तो हम इमेजिन करेंगे डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर बीम ऊपर चली तो हम इमेजिन करेंगे यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगा है, और जब अपवर्ड फोर्स आएगा तो रिएक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड। आप प्लीज ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसको मतलब मैं बोलूंगा कि शुरुआत में इतने टिपिकल क्वेश्चन ना दें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इन्होंने शुरुआत में टिपिकल क्वेश्चन दे दिया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, बट आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीम में
इस तरीके से अगर फोर्स लगाएंगे तो ये पोर्शन उठ जाएगा, ये पोर्शन नीचे चल जाएगा। अगर ये पोर्शन ऊपर उठ रहा है इसका मतलब है कोई ना कोई इस पर अपवर्ड फोर्स लगा है, और अगर यहाँ पर अपवर्ड फोर्स है तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है डाउनवर्ड। यहाँ पर बीम क्या है नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स तो रिएक्शन क्या है अपवर्ड, क्योंकि रिएक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट साइड में आती है। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पर एक रिएक्शन तो आ रही है डाउनवर्ड, यहाँ पर एक रिएक्शन तो आ रही है डाउनवर्ड, और एक रिएक्शन क्या आ रही है आपकी अपवर्ड। एक रिएक्शन आ रही है आपकी डाउनवर्ड और एक रिएक्शन आ रही है आपकी अपवर्ड। अब आप ध्यान से देखना, प्लीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से देखना। इसने सबसे पहले मुझसे पूछा व्हाट इज द, क्वेश्चन में क्या था कि आपको इस क्वेश्चन का शियर फोर्स बताना है और बेंडिंग मोमेंट बताना है। आपको इस क्वेश्चन का शियर फोर्स बताना है, और इसने पूछा आपसे शियर फोर्स बताओ और बेंडिंग मोमेंट बताओ। तो उसके लिए अगर मैं आपसे शियर फोर्स पूछूं व्हाट इज, अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पर आ जाओ। व्हाट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन? समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट इन z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखना। अब आ जाओ, ये कौन सा फोर्स है? आप साइन कन्वेंशन, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके साइन कन्वेंशंस। आपके सबसे पहले क्या है साइन कन्वेंशन। अगर आपने साइन कन्वेंशन को ध्यान नहीं दिया तो आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं? जब लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स हो और राइट में डाउनवर्ड फोर्स हो, तो इस केस में शियर फोर्स क्या बनता है आपका? पॉजिटिव। ध्यान से देखना भाई। और क्या बोलता है ये? अगर लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स है और राइट में अपवर्ड फोर्सेस है, तो इस शियर फोर्स को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। आप एक चीज बताओ मुझे, हम समीशन, आप देखो प्लीज ध्यान से देखना, हम समीशन ऑफ fy लेके चल रहे हैं, समीशन ऑफ fy लेके चल रहे हैं। यहां पर अभी लेफ्ट में कौन सा फोर्स है भाई साहब? लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स है। और साइन कन्वेंशन ये बोलते हैं कि अगर लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स है तो सबसे पहला फोर्स जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। आप ध्यान से देखना, हमने देखा है यहाँ पर लेफ्ट में कौन सा फोर्स है। देखो एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप बोलोगे सर आप शुरुआत में, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि शुरुआत में ये टिपिकल क्वेश्चन दे दिया, बट मेरे को तो देखो क्वेश्चन कराने हैं। जैसे शुरुआत में आप समझ किस तरीके से रिएक्शन डाउनवर्ड हुई, आपको समझ में आ गया किस तरीके से रिएक्शन डाउनवर्ड हुई। ये शेप जरूर बनाना है, इस शेप के बिना आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ये शेप आपको बनानी है, इसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखना, डाउनवर्ड फोर्स क्या है? हमने लॉक कर दिया कि हम लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं। हमने देखा कि लेफ्ट में डाउनवर्ड है, सो ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव एंड ऑल अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। अब आप समीशन ऑफ fy करो। समीशन ऑफ, अगर fy को 0 करता हूं तो सबसे पहला फोर्स कौन सा है मेरे पास? r है, जो कि डाउनवर्ड है, और सारे डाउनवर्ड को हमें क्या लेना है? नेगेटिव, माइनस r है। ध्यान से देखना, प्लस क्या इस मोमेंट को मैं ऐड करूंगा? नो। समीशन ऑफ fy का मतलब है जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, भाई साहब यहां पर m वर्टिकल फोर्सेस नहीं है, वो मोमेंट है। समीशन ऑफ fy क्या बोलता है? हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलती है? हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलती है कि जितने भी आपके y डायरेक्शन के फोर्सेस हैं उनको आपको 0 करना है। तो इस बीम में y डायरेक्शन के दो ही फोर्सेस है, एक है r है और दूसरा क्या आपका r b। सो माइनस r है प्लस rb, क्योंकि दूसरा वाला rb के डायरेक्शन में माइनस r है प्लस rb इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर कोई भी तीसरा फोर्स नहीं है, यहां पर कोई भी तीसरा फोर्स नहीं है। और यहां से हम देख सकते हैं, यहां से हमारे ra और rb दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। डिफरेंस क्या है? एक ही डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक ही डायरेक्शन अपवर्ड है। प्लीज ध्यान से देखना यार, ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, और अभी जब मैं इसको चालू करूंगा तो आपको और प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब आप ध्यान से देखना कि हमें ये पता लग चुका कि आर और आरबी एक दूसरे के इक्वल है, बट ये डिफरेंस क्या है कि आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आरबी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 कर लिया। उस समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 से हमें मिला ra इज इक्वल्स टू rb। अब हम करते हैं समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर हम ये भी कर सकते हैं। देखो हमने ये कर लिया, अब x डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं,
एस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है नहीं, तो भाई जब एक्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में आप समीशन कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर है नहीं, और एक्चुअली है बट अभी वो आपके काम का नहीं है। देखो ये आ रहा है ना फोर्स, यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप होती है, बट अभी वो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने आपसे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का आप डायग्राम देखो, जो वर्टिकल फोर्स का डायग्राम है उसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम, जो मोमेंट का डायग्राम है उसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायग्राम है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। और अभी आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम कोई नहीं पूछ रहा, आगे कराऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने समीशन ऑफ एफ पे इतना जोर नहीं दिया, ठीक है। अब समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले ये आर है, ध्यान से देखना, ये कौन सी शेप है, दिस इज हॉगिंग शेप। हम ए से बी स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी स्टार्ट कर रहे हैं हम ए से बी स्टार्ट कर रहे हैं, ए से बी की तरफ बोल रहे हैं। तो आप क्या करो, टेक ऑल फोर्सेस, टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट बी। आप बी पर सारे मोमेंट का फोर्सेस ले लो, ध्यान से देखना, अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आरबी को बी की तरफ लेके जा रहे हैं। आरबी की डिस्टेंस कितनी है, एल। भाई अगर बीम की टोटल लेंथ कितनी है, एल, तो आरबी का मूवमेंट कितना होगा बी की तरफ, एल, क्योंकि बी पर क्या है, बी पर एक सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट, जिसका मूवमेंट किसके इक्वल होता है, 0। तो यहां पर तो मूवमेंट कुछ है नहीं, तो हमें कहना है बी पर सारे सपोर्ट्स का मूवमेंट ले रहे हैं। आरबी आपको बी पर मूवमेंट लेना, तो आरबी मल्टीप्लाई बाय एल। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, दिस इज हॉगिंग शेप, दिस इज हॉगिंग शेप। हॉगिंग देखो, सैगिंग में बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आता है और हॉगिंग में बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आता है। ध्यान से देखना यार, मतलब मैं बोलूंगा यार इसको पीडीएफ बनाने वाले को, मैंने कहा तू ऐसे ऐसे क्वेश्चन शुरुआत है मतलब। यहां पर क्या शेप हो रही है, हॉगिंग। यहां पर क्या शेप है, हॉगिंग। क्या शेप है, हॉगिंग। और देखो जो पहला बेंडिंग मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। अभी देखो पहला बेंडिंग मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। हॉगिंग में हमें सबसे पहला जो लॉक करना होता है वो नेगेटिव। यहां पर पहला क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने लॉक कर दिया ऑल एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऑल एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड ऑल क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखो तो आरबी आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आपको हॉगिंग में से नेगेटिव लॉक करना पड़ेगा, तो माइनस आरबी सॉरी आर ए मल्टीप्लाई बाय एल। ऑल एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो हमने अगर हमने देखा तो ये जो हमारा आर भी जा रहा है इधर की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और हॉगिंग की वजह से हमने इसको नेगेटिव लॉक कर दिया। अब अगर सारे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो ऑल क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब आप यहां से देखो ये मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। और आप ध्यान से देखना ये ऑलरेडी, अब आप बोलोगे सर इसकी लेंथ क्या ले, भाई साहब ये ऑलरेडी मूवमेंट है, ये ऑलरेडी ही मूवमेंट है, ये ऑलरेडी ही मूवमेंट है। आपको इसमें मल्टीप्लाई करने की, भाई मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड मूवमेंट है, तो इसको हमें लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस आपको प्लस से माइनस देखना है। कौन सा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज क्या आएगा, पॉजिटिव, और इक्वल्स टू 0 बी सपोर्ट पर। अब देखो आप आरबी को कुछ नहीं लोगे, क्योंकि आरबी ऑलरेडी यहां पर हम देखो बी पर ही मूवमेंट ले रहे हैं, और इस फोर्स की बी पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है, इसलिए आरबी का रोल नहीं आएगा। और समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू क्या है, 0। आप ध्यान से देखना, अगर मैं बी पर सारे सपोर्ट का मूवमेंट ले रहा हूं तो मैं आरबी का नहीं ले सकता, क्योंकि आरबी की बी पर तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, आरबी की बी पर तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो आरबी की जब बी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं आएगी तो फिर मूवमेंट कैसे आएगा। तो दैट मींस अगर हम बी सपोर्ट पर सारे फोर्सेस का मूवमेंट ले रहे हैं तो एक आर ए का आएगा और एक मूवमेंट का आएगा। ध्यान से देखो, यहां से आपके पास आर ए का निकल के आ रही है, आर ए इज इक्वल टू, वहां पे जाकर माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम अपॉन एल। आर आपका क्या आ रहा है, एम अपॉन एल, और आरबी भी क्या आएगा आपका, एम अपॉन एल। अब आप ध्यान से देखना, मैं शीयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूं। अब मेरे पास ये बीम आ चुकी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक बीम थी, यहां पर था डाउनवर्ड फोर्स आर ए, यहां पर था एक अपवर्ड फोर्स आर बी, विच इज इक्वल टू एम बाय एल, विच इज इक्वल टू एम बाय एल, और यहां पर है मूवमेंट। अब हमें अगर सबसे पहले हम शीयर फोर्स डायग्राम की बात करते हैं, आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे शीयर फोर्स डायग्राम की बात करूं, प्लीज ध्यान से देखना, तो शीयर फोर्स डायग्राम में ओनली फोर्सेस आते हैं। इस बीम में एक तो आर ए फोर्स है और एक आर बी फोर्स है। अब आज
देखो शीयर फोर्स डायग्राम के लिए आप बिल्कुल बीम की लेंथ बना दो। अब आ जाओ साइन कन्वेंशन पे। भाई जब लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड तो शीयर फोर्स पॉजिटिव, जब लेफ्ट में डाउनवर्ड और राइट में अपवर्ड तो शीयर फोर्स पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, हमारा लेफ्ट में हम यहां से चालू कर रहे हैं, हमारा आपकी जो भी बीम में लाइन हो गया ए बी है ना, इस पर आपकी ऊपर आ रही है, इस पर आगे डाउनवर्ड आ रही है, इसके लेंथ क्या है एल। आपने एल बीम का एक लाइन बना ली। अब मैं आपको शीयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करना बता रहा हूं। अभी तक हमने शीयर फोर्स डायग्राम प्लॉट जो भी बीम की लेंथ है उस लेंथ को आप बना दो। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ध्यान से देखना, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, जब लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स है तो शीयर फोर्स क्या आता है, नेगेटिव। शीयर फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस, ऑल डाउनवर्ड, अब लॉक कर दो ऑल डाउन, जो पहला मेरा फोर्स है लेफ्ट में अगर डाउनवर्ड है तो मैं उसको नेगेटिव लूंगा और रिमेनिंग अपवर्ड को पॉजिटिव लूंगा। आपने लॉक कर दिया, जो पहला अगर मेरा यहाँ पर डाउनवर्ड है तो सारे डाउनवर्ड क्या है आपके, सारे डाउनवर्ड क्या आपके नेगेटिव, दैट मींस ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव एंड ऑल अपवर्ड फोर्सेस। अब ध्यान से देखना, देखो मैं अभी भी बता रहा हूं, सीरियसली मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखो यार इस टॉपिक को मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप 2 बार बीटेक और अच्छी खासी पीएचडी भी कर सकते हो सर, है ना, पीएचडी के 1-2 साल कर लोगे। तो मुझे इन क्वेश्चंस को यार मैं बहुत बार करा चुका हूं। अब इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को देखो, मुझे अगर करने के लिए बोलोगे तो मेरे को इस क्वेश्चन करने के लिए 1.5 मिनट चाहिए बस। आपको भी अभी आपको हमको 1-1 घंटा लग रहा है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट तो यार रिवाइज कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो हम भी 1.5 से 2 मिनट में क्वेश्चन करेंगे। बट अभी अगर अभी से मैं इस क्वेश्चन को 1.5-2 मिनट में कर दूंगा तो मुझे लग रहा है आपको समझ, मेरा दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा तीसरा क्वेश्चन नहीं है, तीसरे क्वेश्चन में मैं यार नहीं कर सकता, मेरा दिल गवाही नहीं देता, इसलिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और आप बिलीव करो 100% एसएससी जेईई के आए हुए क्वेश्चन सही है। जितने भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ 15-20 क्वेश्चन जो मैं आपको शुरुआत में उठा के दे रहा हूँ सारे एसएससी जेईई के क्वेश्चन सही है। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर हमारा फोर्स क्या है, m/l, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, और जब डाउनवर्ड है तो सारे डाउनवर्ड क्या नेगेटिव। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक डाउनवर्ड लाइन कर दी नीचे, बीम के ऊपर पॉजिटिव, बीम के ऊपर नेगेटिव, नीचे डाउनवर्ड लाइन ले ली, पहले लिया आपने m/l। अब देखो यहां से लेके यहां तक कोई फोर्स है नहीं है, आपने इसको कांस्टेंट खींच दिया, यहां पर फोर्स है नहीं है, ये मूवमेंट है। शेयर फोर्स में हमें हमेशा फोर्सेस लेने हैं, दिस इज मूवमेंट, तो आपने क्या करा थ्रू आउट चल के। अब आप ध्यान से देखना, जैसे ही हम यहां पर आए, यहां से पीछे से क्या चल रहा है, m/l चल रहा है, पीछे से क्या, मैं इसको रेड कर देता हूं, देखो ये देखो पीछे से माइनस का m/l, आपको माइनस m/l लिखने जो क्योंकि आपने बीम के नीचे प्लॉट कराया तो ऑलरेडी माइनस में है। यहां से लेके यहां तक क्या करा, कांस्टेंट ले लिया, यहां पर आए तो देखा फोर्स है नहीं, फोर्स नहीं है, मूवमेंट है, सीधे चल गए। यहां पर जैसे ही आए पीछे से आ रहा है माइनस का m/l, और यहां पर क्या लगा है, अपवर्ड फोर्स, यहां पर क्या लगा है, अपवर्ड फोर्स। देखो पीछे से नेगेटिव नंबर नीचे बनाया तो ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस m/l यहां से लेके आया कांस्टेंट चल रहा था, और जैसे मैं आया तो यहां पर क्या मिला, प्लस का m/l, पीछे से चल रहा है माइनस का m/l, पीछे से चल रहा है माइनस का m/l, पीछे से चल रहा है माइनस का m/l, और जैसे मैं यहां पे पहुंचा तो rb क्या है, प्लस का m/l, इन दोनों को ऐड कर दो, समेशन ले लो दोनों का, तो दैट मींस ये फोर्स यहां पर हो जाएगा 0। दैट मींस यहां पर m/l है, यहां पर भी m/l है, और ये फोटो यहां से 0 चला फिर m/l पर गया, माइनस का m/l गया, यहां से लेकर आके कांस्टेंट चला, उसके पीछे से क्या चल रहा था, माइनस का m/l, यहां पर क्या मिल गया, प्लस का m/l, तो हमने इसको रिड्यूस करके 0 पर कर दिया। अब आप क्वेश्चन पर आओ। A simply supported beam is subjected to a couple somewhere in the span, it would produce a rectangular shear force। क्या इसका shear force rectangular है? हाँ जी 100% rectangular shear force है। क्या इसका shear force rectangular है? आप खुद देख लो यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या इसका shear force rectangular है? हाँ जी 100% rectangular है। अब इसने अगले ऑप्शन में बेंडिंग मोमेंट भी देकर रखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में इसने बेंडिंग मोमेंट भी देकर रखा हुआ है। नाउ वी विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीम थी, यहां पर था डाउनवर्ड का RA, ये बीम थी, यहां पर था अपवर्ड का RB, R इज इक्वल टू m/l। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लग रहा था मूवमेंट, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, m/l। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले क्या कर रहा हूं, नीचे एक लाइन देखो, सेम बीम की लेंथ की लाइन, डायग्राम बना रहे हैं ना, तो डायग्राम तो उसी का बनाएंगे। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, l। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर कौन सा सपोर्ट है सर, हिंज सपोर्ट, यहां पर कौन सा सपोर्ट है सर, रोलर सपोर्ट। इन दोनों पर मूवमेंट किसके इक्वल होता है सर, मूवमेंट 0 के इक्वल होता है।
दोनों सपोर्ट का मोमेंट किसके इक्वल होता है, मोमेंट जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी मोमेंट जीरो है, यहाँ पर भी मोमेंट जीरो है। अब हम जहां पर ये लगा हुआ है मोमेंट, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बीम का क्या हो रहा था सर, हॉगिंग हो रहा था। हॉगिंग का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहला मोमेंट होगा हम नेगेटिव लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पर क्या आ रहा है, जीरो, यहां पर क्या आ रहा है, जीरो। इमेजिन करना, हमने इमेजिन करो कि जो मोमेंट हम देखो, इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी देख, a simply supported beam is subjected to a couple somewhere in the span। इसने ये कहीं पर नहीं लिखा कि जो मोमेंट है ये कितनी लेंथ पर लग रहा है, इसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, इसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मोमेंट कहां पर लग रहा है। वो मेरी चॉइस है, मैं कहां पर मानूं इसको। मैं तो सेंटर भी मान सकता हूं, इसने साफ साफ लिखा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू कपल समवेयर इन द स्पान, कहीं पर भी लग सकता है। तो मेरी चॉइस है, मैं उसको क्या करूंगा, सेंटर पे मान लूंगा। मेरी चॉइस है, मैं तो सेंटर पे इसको L/2 पे मान लूंगा। यहाँ पर मेरी चॉइस है ये, मैंने क्या करा, L/2 पर सेंटर पर मान लिया, वो मेरी चॉइस है यार। अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहला जो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉगिंग, और हॉगिंग में हम सबसे पहले क्या लेते हैं। अब देखो ये जो मूवमेंट इधर की साइड जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये जो मूवमेंट इधर की साइड जा रहा है कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हम लॉक कर देंगे, हॉगिंग की वजह से हमने पहला मूवमेंट जो भी होगा, यहाँ पर पहला मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को, हमने सारे एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव फिक्स कर दिया, सारे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव फिक्स कर दिया। अब आप इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमने माना सेंटर पे। अब देखो ये फोर्स है, अगर मैं देखो ए और बी पर, तो मूवमेंट आपका ऑब्वियसली आपका जीरो है। अगर मैं इस सी पर बात करूं जो कि सेंटर पे है, ये आर कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान रखना ये M/L फोर्स है। तो अगर मैं इस जगह मूवमेंट की बात करूंगा, तो देखो मूवमेंट का देखो, अगर मैं इस जगह बात करूं तो M/L इंटू L/2, M/L इंटू L/2, ये तो मूवमेंट हो गया यहाँ पर। और जैसे ही, और कौन सा मूवमेंट होगा, क्योंकि देखो पहला हमारा एंटी क्लॉकवाइज है माइनस का, तो अगर हम यहां से लेके यहां तक देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, माइनस हॉगिंग का एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, तो M/L इंटू L/2 कितना बन गया आपका। अब ध्यान से देखना प्लीज, माइनस M/2, यहां पर आ गया आपका माइनस M, देखो माइनस यूज नहीं है, माइनस ऊपर होता है M/2। बट जैसे ही हम यहां पर आए तो देखो L/2 से L/2 कैंसिल, माइनस M आ गया, M/2 आ गया, और इस M/2 को यहां पर क्लॉकवाइज का M मिल रहा है, इस M/2 को यहां पर क्लॉकवाइज का M मिल रहा है, प्लस M विच इज इक्वल टू M/2। तो दैट मींस पहले ये माइनस में जा रहा था, और जब इसको यहां पर मूवमेंट मिला तो रिजल्टेंट माइनस M/2 प्लस M क्या बन गया, M/2, ये इंक्रीज करके प्लस का M/2 चल गया है। यहां पर तो ऑलरेडी जीरो है, तो दैट मींस माइनस प्लस। और अच्छे समझाऊंगा। अब क्वेश्चन देखो, रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम था, हाँ जी था। पैराबोलिक बेंडिंग डायग्राम है, नहीं। दो ट्रायंगल है, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव व्हिच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ, बिल्कुल सही है। देखो मैं फिर ये इमेजिन करके चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बस ओनली 60% समझ में आया। मैं ये बिल्कुल कंसीडर करके नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, ठीक है। मैं आगे इसको मैं धीरे धीरे करके साथ, देखो मैंने आपको, ट्रस्ट नहीं यार, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, बट अभी आपको टाइम लगेगा। और रेक्टेंगुलर शेप डायग्राम, और एक हमें ऐसा बेंडिंग डायग्राम मिला जो एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव व्हिच आर मैक्सिमम, क्या लिखा, जो कि मैक्सिमम है जहां पर मूवमेंट लगा है, जहां पर मूवमेंट लगा है वहीं पर मिनिमम है और वहीं पर मैक्सिमम है। तो इसका 1 और 3 आंसर है, दैट मींस 1 और 3, डी ऑप्शन आप देख सकते हो, डी ऑप्शन इज 1 एंड 3। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आपको और रिवीजन की जरूरत है। मैं तो करा दूं क्वेश्चन यार, बट मुझे लग रहा है कि अभी आपको टाइम लगेगा इसको सीखने में। अब लगेगा तो लगना ही है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।